Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel and today we will discuss about human health and disease. This is the seventh chapter of NCERT and तो आज का जो जो पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया था तो वो क्या था मस्कीटो की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। ठीक है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, अभी तक हमने मलेरिया के बारे में पढ़ लिया था कि मलेरिया कैसे जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में कैसे कैसे जाती है। ठीक है, तो वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मलेरिया के टाइप्स दे रखी है वो कितने होती है, पहले 4 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सेकंड कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। एंड थर्ड कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। एंड फोर्थ कौन सा है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो जो हम सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ठीक है, क्या है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 डेज। ठीक है, फीवर्स है ना 14 आवर्स 48 आवर्स। ठीक है, ये जो इंडिया में क्या है, प्लाज्मोडियम वायरस जो है वो मोस्ट कॉमन डिसीज है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 14 डेज का होता है। ठीक है, कितना होता है, 14 डेज का होता है। उसके बाद देखिए फीवर जो होता है वो 48 आवर्स के बाद आता रहता है। ठीक है, 48 आवर्स के बाद जब मलेरिया इन्फेक्ट कर गया, ठीक है, मस्कीटो ने बाइट किया, फिर फीवर आता है कब, 48 आवर्स में आता है। ठीक है, फीवर। उसके बाद देखिए सेकंड वाला कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कॉमन पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे कॉमन कौन सा है, फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो इंडिया में कॉमन मलेरिया है। फिर उसके बाद एक किलर ऑफ ह्यूमन, जो कि ह्यूमन को मतलब मोस्टली ये बहुत ही मतलब हार्ड है, जो कि ह्यूमन को किल कर देता है। ठीक है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ड हो गया, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया। इसको देखते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका। जो मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका में प्रेजेंट है और बर्मा में, एंड लेस इन इंडिया। इंडिया में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो बहुत ही रेयर है, ओके, इंडिया में। फिर उसके बाद देखिए फोर्थ वाला कौन सा, प्लाज्मोडियम ओवेल, फाउंड इन ए ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल एरिया में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 14 डेज का होता है। ठीक है, कितना होता है, 14 डेज का होता है। ओके, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया, अभी मलेरिया के डिसीज मैंने पढ़ लिया कि कैसे वन पर्सन से अनदर पर्सन जाता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मलेरिया पढ़ लिया हमने कि मतलब मोस्ट कॉमन किस में कौन सी एरिया में है और कौन सी कंट्री में मतलब कौन सा हार्ड है। ठीक है, तो ये देख लिया कौन सी मतलब जो भी मलेरिया है वो कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया को कंट्रोल कैसे करा जा सकता है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो जिसमें दिया है सबसे पहले ए पार्ट दे रखा है, कौन सा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटोज बाइट। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ेंगे कि मस्कीटो जो बाइट कर देता है और मलेरिया क्रिएट कर देता है, तो इससे प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मस्कीटो नेट शुड बी यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मस्कीटो नेट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए द एक्सपोज बॉडी पार्ट्स में बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग मस्कीटो रेप्लिकेट क्रीम ऑयल। ठीक है, मतलब वैसे तो पूरी बॉडी जो है वो अपने मतलब क्लॉथ से ढकी हुई होती है। ठीक है, कवर होती है, लेकिन जो भी हैंड और लेग जो है वो ओपन रहते हैं, मतलब जो भी एक्सपोज बॉडी है जो भी खुली रहती है। ठीक है, तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं, क्रीम का और ऑयल का। ठीक है, क्रीम का और ऑयल का यूज करके आप अपने एक्सपोज वाली बॉडी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मस्कीटो से बचा सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट। ठीक है, सेकंड कौन सा है, यूज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग। अब इसमें कुछ मतलब ड्रग वगैरह मतलब एंटी मलेरिया ड्रग का यूज करते हैं, जो कि क्या है, क्विनीन है और क्लोरोक्विनीन है। ठीक है, मतलब जो भी मलेरिया जब डिसीज हो जाती है तो फिर हम ये जो टैबलेट्स वगैरह इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे मतलब जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज है वो क्या है, ड्रग इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यूज़ ऑफ एनिमल एंटी मलेरिया ड्रग में क्या यूज़ करेंगे, क्विनीन का और क्लोरोक्विनीन का। ओके,
फिर उसके बाद सी जो है आपका क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेक्टर्स एनाफिलीज मस्कीटो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेक्टर्स एनाफिलीज मस्कीटो। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। तो स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, फ्लाइट, ईटीसी। ठीक है, मतलब जो मस्कीटो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीडीटी को स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, डीडीटी और फ्लाइट को स्प्रे कर सकते हैं, मतलब जिसके कारण जो अदर और जो न्यू जनरेशन ग्रो हो रही है तो वो ना हो पाए। ओके, तो इसका यूज कर देते हैं। देन डी नंबर आपका दे रखा है, प्रॉपर drainage should be maintained so that the larva and pupae can be transferred into large water stream। ठीक है, क्या है, लार्ज वाटर स्ट्रीम। ओके, तो इस यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी मेंटेन सो दैट लार्वा एंड प्यूपा। तो जो भी मतलब लार्वा और प्यूपा छोटे छोटे से न्यू बन रहे हैं आपके मस्कीटो, वो क्या है, लार्ज वाटर में जो जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पर आपको ये डीडीटी और फ्लिट का यूज करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम ए नंबर देखते हैं। तो डक्स लार्विवोरस फिश लाइक गप्पी एंड ड्रैगन फ्लाइज इज अ गैम्बुसिया एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक यूट्रिकुलरिस। ठीक है, तो जो मतलब जो भी लार्वा बन रहे हैं न्यू, ठीक है, लार्वा बन रहे हैं, प्यूपा बन रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो गप्पी और गम्बूशिया एक फिश है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज है, ठीक है, तो फिश है, इन सब का इन फिश को जहाँ पर आपके लार्ज वाटर में जो भी लार्वा और प्यूपा बन रहे हैं मॉस्किटो के, तो वहाँ पर आप इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन फिश, ये फिश जो होती है वो मस्किटो के लार्वा और प्यूपा को ईट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब खा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक यूट्रिकुलरिस, तो यूट्रिकुलरिस प्लांट को भी वहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके न्यू मस्कीटो बन रहे हैं। ठीक है, दे आर नेचुरल एनिमीज ऑफ द मस्कीटो लार्वा एंड प्यूपा। जो तो ये सारे जो है वो क्या है, वो नेचुरल एनिमीज है अगेंस्ट टू लार्वा एंड प्यूपा। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं डिसीज कॉजेज बाय हेलमिंथीज। क्या है, डिसीज कॉजेज बाय हेलमिंथीज। अभी तक हमने वायरस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, फिर वायरस के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, प्रोटोजोअन्स के बारे में, मतलब प्रोटोजोअन से कौन सी डिसीज होती है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सी, हेलमिंथीज से होने वाली डिसीज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो डिसीज है वो कौन सी है, टीनियासिस। ठीक है, कौन सी है, टीनियासिस। इसमें लिखा हुआ है कॉजेज बाय टीनिया सोलियम। तो ये जो डिसीज है वो किससे होती है, टीनिया सोलियम से। इसका मतलब जो कॉस्टिव एजेंट है वो क्या है, टीनिया सोलियम है। फिर देखिए लिखा हुआ है इट इज अ फाउंड इन ऑल दोज कंट्रीज वेयर, मतलब ये जो है टीनिया सोलियम, ये सारी कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, कंट्री में प्रेजेंट होता है। देन देखिए वेयर वर्क पोर्क इज टेकन एज अ फूड। तो जो जैसी मतलब ये जो एंटर करता है, तो ये किससे एंटर करता है, फूड से। ठीक है, एंड देयर फॉर इट इज ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मतलब टीनियासिस जो डिसीज है ये पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है, मतलब जो टीनिया सोलियम है, इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, पिग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर से देखते हैं टीनियासिस जो है उसका कॉस्टिव एजेंट क्या है, टीनिया सोलियम है, और ये पूरी मतलब ये सारी कंट्रियों में प्रेजेंट होता है। और इसका जो वर्क होता है, मतलब वर्क क्या है कि फूड से मतलब फूड में होकर बॉडी से एंटर कर लेता है। ठीक है, बॉडी में एंटर कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद देयर फॉर इट इज ऑलमोस्ट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है, पिग होता है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट डिसीज है वो कौन सी है, एस्केरियासिस। ठीक है, कौन सी है, एस्केरियासिस। इसका कॉस्टिव एजेंट देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, क्या होता है इसका कॉस्टिव एजेंट, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। फिर लिखा हुआ है इट इज इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट मतलब क्या होता है, जब बॉडी के मतलब कोई भी अगर पैरासाइट है वो अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, इंडो पैरासाइट। और जो अगर बाहर प्रेजेंट होगा, जो भी पैरासाइट बाहर से अटैक कर रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासाइट। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब जो भी बॉडी के अगर बाहर से अटैक कर रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सो पैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर से एंटर मतलब अटैक कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, इंडो पैरासाइट। ठीक है, तो ये जो एस्केरिस होता है वो कौन सा होता है, इंडो पैरासाइट होता है। ओके,
फिर उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। फिर से देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एस्केरिसलम रिकॉर्ड्स एंड इट इज इंडो पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट इन लाइफ साइकिल। इसका जो सेकेंडरी मतलब केवल ह्यूमन बीइंग ही इसका होस्ट होता है, और इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कोई भी नहीं होता, ठीक है। लाइफ साइकिल इसकी केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है। उसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स इसके होते हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक कोलिक पेन, इम्पेयर डाइजेशन एंड डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो जो इसमें मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ये अटैक कर रहा है तो फिर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ओके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक कॉलिक पेन, मतलब पेन होगा। फिर उसके बाद इम्पेयर डाइजेशन, डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद डायरिया हो जाएगा एंड वॉमिटिंग भी होगी, ओके। फिर उसके बाद थर्ड वाली डिसीज कौन सी है, फिलियरिसिस, ठीक है। क्या है, फिलियरिसिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो फिलियरिसिस जो होता है वो इसके लिए टू टाइप के वॉर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वॉर्म्स समझते हो, मतलब एज अ क्रमी, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमी, तो उन्हें क्या बोला गया है इंग्लिश में, वॉर्म, ओके। तो टू टाइप के वॉर्म होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम क्या है इसका, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। क्या है, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मलाई, ठीक है। विचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मलाई, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मस्कीटो फ्रॉम इंडिविजुअल टू द अदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जैसा आपका मलेरिया जो है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में बाई विद हेल्प ऑफ एनाफिलिस मस्कीटो से हो रहा था। तो ये यहाँ पर ये जो फिलियरिसिस है वो किससे होता है, क्यूलेक्स मस्कीटो से, ठीक है। क्यूलेक्स मस्कीटो की हेल्प से वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और क्यूलेक्स मस्कीटो जो होता है वो बॉडी के मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट में कट करता है, ठीक है। मतलब जो जैसे जो कमर के नीचे पार्ट होता है वो वहाँ पर कट करता है, बाइट करता है। क्यों, क्योंकि जो मतलब क्यूलेक्स मस्कीटो होता है ना वो बस इतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो बॉडी के नीचे ही बाइट करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूलेक्स मस्कीटो के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगर थर्ड पॉइंट क्या है, दिस डिसीज कैरेक्टराइज बाय द स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड स्क्रोटम। मैंने बताया था कि अभी बॉडी की जो आपके ये कमर के नीचे ही अटैक करता है, मतलब बाइट करते हैं मस्कीटो, तो क्या हो जाता है, मतलब नीचे वाले ही पार्ट जो है वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहला जो है कि एग जो है वो स्वेल हो जाए, लेग जो है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। क्या है, लेग जो है वो स्वेल हो जाएगा और स्क्रोटम भी स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टर हैं इस डिसीज के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट रिजेंबल द लेग ऑफ द एलिफेंट इज एलिफेंटासिस, ठीक है। इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखी है। तो इसमें जो लेग में क्या हो जाता है, जब लेग स्वेल हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एक एलि, तो मतलब जो जैसे कि हाथी का पैर होता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल मोटा सा होता है। तो क्या उसे क्या बोला गया इस डिसीज को, एलिफेंटासिस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एलिफेंट के पैर के तरीके हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया है, एलिफेंटियासिस, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं तो डिसीज, फिर उसके बाद आपका इतना क्लियर हुआ हो गया जिसमें कि डिसीज हमने हेलमिंथीज के बारे में पढ़ लिया कि कौन से डिसीज जो है वो हेलमिंथीज से होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया टीनियासिस को, फिर सेकंड को पढ़ लिया स्कैरियासिस को, एंड थर्ड को कौन सा पढ़ लिया, फिलियरियासिस को, ठीक है, जिसमें कि आपके 2 वॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल थे, ओके। अब हम पढ़ते हैं डिसीज कॉजेज बाय फंगस। फंगस से होने वाली जो डिसीज है वो कैसे होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मैंने पॉइंट वाइज इसमें मेंशन कर रखा है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो डर्मेटोफाइट्स आर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फंजाई, ठीक है। तो डर्मेटोफाइट मतलब स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। फंजाई जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, जो मतलब फंजाई से होने वाली जो भी डिसीज होती हैं वो किससे होती हैं, वो स्किन में ही होती है, ठीक है। तो ये इसे क्या बोला गया, डर्मेटोफाइट बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है, दे इंसेक्ट द स्किन, दे इन्फेक्ट द स्किन, हेयर एंड नेल्स, वैरायटी ऑफ क्लिनिकली कंडीशन कॉल्ड एज अ डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सब मतलब जो
इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने बोला पहले ही कि स्किन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आउटर एरिया में। तो स्किन हो गई, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा है, हेयर हो गया, फिर नेल्स में हो गया, फिर तो जब ये इन सारी बाहरी की कंडीशन में होता है, बाहरी एरिया में होता है, तो इसे क्या बोला गया है, इस कंडीशन को क्या बोला गया है, डर्मेटोफाइटोसिस, ठीक है, क्या बोला गया है, डर्मेटोफाइटोसिस। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ टीनिया और रिंगवर्म, ठीक है। तो जो ये फंगस डिसीज होता है तो वो किससे होता है, रिंगवर्म से होता है, ठीक है, किससे होता है, रिंगवर्म से। इसे एक और नाम क्या बोलते हैं, टीनिया और रिंगवर्म। ओके, तो फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा है, दे हैव अ 3 जेनेरा। इसके कितने जेनेरा होते हैं, 3 जेनेरा, जिसमें कि सबसे पहला दे रखा है ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, क्या दे रखा है, ट्राइकोफाइटॉन। सेकंड दे रखा है माइक्रोस्पोरम एंड थर्ड दे रखा है एपिडर्मेटोफाइटॉन, ठीक है, क्या दे रखा है, एपिडर्मेटोफाइटॉन, ठीक है। तो ये हो गए 3 जेनेरा जिससे आपकी डिसीज होती है फंगस से रिलेटेड वाली, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, तो मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आ, तो डिसीज में जो मेन सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फंगस रिलेटेड डिसीज है या फिर हेलमिंथेस रिलेटेड डिसीज है, कौन सी डिसीज है, ठीक है। तो ये हम मेन डिसीज के बारे में आता है कि कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट देखा है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन अ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कार्फ, ठीक है। तो इसमें मतलब जो भी एरिया होता है, ठीक है, मतलब जो आउटर एरिया होता है उसे जैसे कि ड्राई स्केली हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ पार्ट्स हो गए जैसे कि सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कार्फ, ठीक है। तो ऐसी एरिया में ये फंगस डिसीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज लेसन आर accompanied by intense itching। तो जो भी मतलब जिस एरिया में ये प्रॉब्लम हो जाती है फंगस रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, मोस्टली क्या है, इचिंग होती है, ठीक है, क्या होता है, इचिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो इन द स्किन फोल्ड लाइक ग्रो और बिटवीन ट्वाइस, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या देखिए, हीट एंड मॉइस्चर, मतलब जहाँ भी ये डिजीज हो जाती है फंगस रिलेटेड स्किन में, तो क्या होता है जब उसको आप मतलब जो भी जब डिसीज हो जाती है तो उससे आपको खूब वहाँ पर क्या होता है, इचिंग होती है, ठीक है। अब इचिंग हो रही है तो उसको आप खुजली करने का मन करेंगे, जब उसे खुजलाते तो बहुत ही हीट निकलती है उससे, ठीक है, क्या होती है, हीट निकलती है। तो ऐसी एरिया पे ये ग्रो होती है। तो हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई, तो ऐसी एरिया में जहाँ हीट होती है, जहाँ मॉइस्चर होती है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर स्किन फोल्ड मतलब कि बहुत ही कवर एरिया होती है, जैसे कि हो गया जहाँ पर आपका मोस्टली पसीना वगैरह, ठीक है, पसीना आता होगा, जहाँ पर मॉइस्चर होती है, तो वह ऐसी एरिया पे आपका फंगस डिसीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ट्वाइस, तो जैसे पैर की उंगलियां हो गई, तो पैर की उंगलियों के बीच में ये डिसीज हो जाती है, ठीक है, तो वही दे रखी है कि बिटवीन ट्वेल्स। ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो डिसीज है वो फंगस रिलेटेड डिसीज है जो कि ऐसी एरिया में होती है, ठीक है। मेनली कहाँ पर होती है, मेनली स्किन पे होती है, ठीक है। स्किन क्या है, आउटर एरिया है बॉडी की, तो ये क्या है, स्किन में होती है, नेल्स में होती है, कभी कभी मतलब जब नेल्स में हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, नेल्स प्रॉपरली वो ग्रो नहीं हो पाते हैं और उसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेल्स हो गए, स्किन हो गए और स्कार्फ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज हो गई, हेयर्स में भी हो जाते हैं, तो हेयर्स में कभी कभार हो जाते हैं, जैसे कि कुछ जब हेयर्स में हो जाता है तो फिर आपके जो हेयर्स निकलने वाली जो जगह है वो क्या होगी, वहाँ पे फंगस आ जाता है, ठीक है। तो फंगस आ जाने के कारण आपके हेयर्स प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाते और जहाँ से ग्रो होते हैं वो भी एरिया क्या होती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर हेयर आपके जो है वो ग्रो नहीं हो पाते, तो ये हेयर रिलेटेड फंगस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिजीज थी जो कि आपकी फंगस हो गई, फंगस होने वाली डिसीज हो गई, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज हो गई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथेस, ये सारे डिसीज मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। ओके, तो जो आज की क्लास है वो यहीं तक, और जो नेक्स्ट वाली जो इम्यूनिटी की क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।